तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है छलांग क्लासेस के करेंट अफेयर्स की पहली कड़ी में। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आजकल के जो है वनडे एग्जामिनेशन हो या कोई भी एग्जामिनेशन सरकारी जॉब का हो, उसमें करेंट अफेयर्स से लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास, किसी एग्जामिनेशन में 25, किसी में 30 क्वेश्चन के आसपास पूछा ही जाता है। और यूट्यूब पे और तमाम जगह पे आपको करेंट अफेयर्स से रिलेटेड ढेर सारा क्लास मिल जाता है, लेकिन हर जगह आपको देखने मिलेगा कि क्लास शुरू होने के बाद जो है एक दिन का करेंट अफेयर्स एक दिन में करा के खत्म कर दिया जाता है और उसके बाद उसका कोई शुद्ध नहीं होता है। आप जब कहीं पेड कोर्सेस में जाते हैं तभी आपको जो है कोर्स से रिलेटेड चीजें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आदि आदि चीजें एक साथ जो है डॉक्यूमेंट्स किया हुआ चीजें, क्योंकि करेंट अफेयर्स में रोज नई नई 10-15 बातें होती हैं और आपको उससे रिलेटेड चीजों को बार बार यूट्यूब पर, बार बार हर जगह, बार बार कहीं ना देखना पड़े। तो आपको ये चिंता होती है कि कहीं से हमको वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाए ताकि हम जो है उसको अपने नोट्स में ऐड कर सकें। तो छलांग क्लासेस का एक नया प्रयास है। हम लोग जो है करेंट अफेयर्स रोज लाएंगे, लेकिन रोज करेंट अफेयर्स लाने के साथ साथ प्रयास ये भी रहेगा कि सबसे पहले जैसे आज 24 तारीख है और आज से करेंट अफेयर्स की शुरुआत हो रही है, तो मैं ये चाहूंगा कि 24 तारीख से पहले 1 जनवरी से लेकर 24 तारीख तक का जो करेंट अफेयर्स है, साथ ही साथ उसको भी रिवीजन करता चलो। जैसे हम लोग जनवरी के बाद फरवरी में घुसेंगे तो फरवरी का करेंट अफेयर्स, करेंट न्यूज तो चलता रहे, लेकिन उसी क्लास में जो है जनवरी के करेंट अफेयर्स को भी जो है रिवीजन के रूप में लाया जाए, ताकि जो है आप किसी एक दिन का करेंट अफेयर्स पढ़ने के साथ पिछले करेंट अफेयर्स को भूल ना जाए। तो इसी प्रयास के साथ जो है छलांग क्लासेस आज से यानी 24 तारीख से 24 जनवरी से हम लोग जो है 24/1/2026 से हम लोग जो है करेंट अफेयर्स लाने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 जनवरी से लेके तमाम करेंट अफेयर्स को हम लोग शामिल कर लें। जो कि अभी 24 दिनों का जो करेंट अफेयर्स छूट गया है उसे भी हम लोग छूटने नहीं देंगे, उसे भी हम लोग इसी करेंट अफेयर्स में कवर करते चलेंगे। और एक इंफॉर्मेशन और दे दूं कि आज जैसे करेंट अफेयर्स चल रहा है तो हमारे चैनल पे 4 सब्जेक्ट को लेके, 4 विषयों को लेके किसी भी एग्जामिनेशन में जो है वनडे एग्जामिनेशन में जीएस पेपर के लिए आप लोग देखते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर्स, तो इन सब विषयों का जो है प्रभुत्व होता है। तो हम लोग इन विषयों में, बिहार स्पेशल 6, तो हम लोग 6 विषयों में जो है हिस्ट्री, पॉलिटी और करेंट अफेयर्स को लेके 0 से जो है जिस लेवल तक बिहार बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है उस लेवल तक जो है क्लास भी चल रहा है। और पर डे उससे रिलेटेड हर दिन 200 क्वेश्चन का, करीब 150 से 200 क्वेश्चन का एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी रखते हैं जो लाइव में होगा। तो वो भी आज जो है करीब यही कोई रात में जो है 10 बजे के बाद होगा। लेकिन अगर आप लोग वहां जाके ऑफलाइन में देखिएगा, अगर आप लोगों को समय के बदलाव की आवश्यकता होगी तो आप लोग बता दीजिएगा, हम लोग समय भी आगे पीछे कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब एग्जामिनेशन का समय आ जाएगा तभी हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड काम करेंगे, क्वेश्चन को लेके बात करेंगे। तो रोज पर डे 150 क्वेश्चन चैप्टर 1 से लेकर अंतिम तक हम लोग चलेंगे। जैसे आज के क्लास में, आज जो 11 बजे के लमसम रात में होने वाली है ऑनलाइन जो है लाइव टेस्ट, उस टेस्ट को हम लोग रोज कंटिन्यू रखेंगे। रोज 150 क्वेश्चन हम लोग एग्जाम के नजदीक आने का इंतजार नहीं करते हुए। तो बातें बहुत हो गई, इंफॉर्मेशन की बातें, कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर्स इसकी क्लास मिलती है। और इन सब क्लास में जितना कुछ पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड
150 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से आपको इसी यूट्यूब चैनल पे अभी आज 11 बजे रात में रिकॉर्ड होगा, आज 11 बजे रात में ऑनलाइन होंगे, लाइव होंगे। लेकिन अगर आपको लगेगा कि आप सारे लोग किस समय में कुछ बदलाव किया जाए तो वो बदलाव भी किया जाएगा, लेकिन मेरे समझ से ये समय सही है। तो चलते हैं करेंट अफेयर्स की ओर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग जो है ये तो करेंट अफेयर्स आज का है, तो हम लोग आज का करेंट पहले ना देखते हुए हम लोग पहले पुराने करेंट अफेयर्स को रिकैप करेंगे। धीरे धीरे जो है हम लोग चाहेंगे कि धीरे धीरे हम लोग पूरा करेंट अफेयर्स को क्लियर कर लें, और ताकि जो भी समस्या करेंट अफेयर्स से रिलेटेड आती है हमें ना आए। तो जो है सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि पंचायती राज स्थानीय चुनाव के लिए अधिकतम 2 बच्चे की अनिवार्यता को समाप्त करने वाले विधेयक किस विधानसभा द्वारा पारित किया गया? आपका ऑप्शन है केरल, बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये करेंट अफेयर्स मैं पिछले 7 दिनों के करेंट अफेयर्स में से निकाल के दे रहा हूं, ताकि आपका पुराना भी रिवीजन हो जाए। तो हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर है डी, तेलंगाना। तेलंगाना क्या है? तेलंगाना का जो है पंचायती राज संशोधन विधेयक आया, और उस विधेयक में ये कहा गया, वहां के मंत्री दानासारी अनसुईया ने कहा कि राज्य में अब जो है बच्चे 2 ही अच्छे, या फिर 2 बच्चे ही जिसके पास होंगे वही स्थानीय चुनाव लड़ पाएंगे। ये नियम अब देश के लिए राज्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग पाते हैं कि उत्तर भारत में हम लोग देखते हैं कि लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, और दक्षिण भारत जैसे तेलंगाना, केरल जैसे राज्यों में लगातार जनसंख्या में कमी आ रही है। तो उन्होंने कहा कि जो ये प्रथा चल गई है, इससे लोगों में जो है बच्चे पैदा करने की टेंडेंसी कम हो रहा है, वो कम जिम्मेवारी लेना चाह रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने जो है अपने लिए 2 से अधिक बच्चा भी पैदा करना चाहे तो वो उसे कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, और केरल राज्य में उसे स्थानीय चुनाव लड़ने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो ये जो है सत्यानंद जो है दानासारी अनसुईया द्वारा 3 जनवरी 2026 को पेश किया गया। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मंत्री श्री दानासारी अनसुईया ने कहा कि राज्य में हो रहे सामाजिक बदलावों के कारण प्रजनन दर में गिरावट को देखते हुए 1994 में लागू इस कानून को निरस्त करने का समय आ गया है। यानी 1994 के समय जो जनसंख्या वृद्धि के कारण तेलंगाना जैसे राज्यों में ये नियम लगा दिया गया था कि अगर आपको पंचायती चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो पंचायती चुनाव में आप तभी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं अपनी, जब आपके पास मात्र 2 बच्चे हो। लेकिन अब इस नियम को तेलंगाना के द्वारा समाप्त किया जाएगा। तो आप इसे देख लिए। आगे तेलंगाना के बारे में जानकारी ले लीजिए। तो तेलंगाना स्थापना जो है 2 जून 2014 को होता है। राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी हैं। राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा है। भाषा तेलुगु है। और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। तो ये रहा तेलंगाना से रिलेटेड करेंट अफेयर्स, जो 4 तारीख का करेंट अफेयर्स है। हम लोगों ने जैसा वादा किया है कि पिछले करेंट अफेयर्स को भी रिवीजन करेंगे, तो उसमें और ये तेलंगाना के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि डैश एक अधिसूचित करने योग्य बीमारी है और उससे होने वाली मौत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के जो है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने जो है रेबीज बीमारी, रेबीज जो कि आपको पता है कि जानवरों के काटने से होता है, तो उन्होंने कहा पंकज कुमार सिंह ने कि रेबीज जैसी बीमारी जो है अधिसूचित करने योग्य बीमारी है, उसको ठीक किया जा सकता है। तो ऐसी बीमारी में अगर आज अभी के समय मृत्यु होती है और जो है लोगों को पता नहीं चल पाता है,
तो ये बहुत ही शर्मनाक है और इससे होने वाली मृत्यु को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 14 जनवरी 2026 को जो है मानव रेबीज दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत अधिसूचित करने योग्य बीमारी बताया है, और साथ ही साथ ये कहा है कि इस तरह की रेबीज जैसी बीमारी में जो है मृत्यु हो जाना कुछ ठीक बात नहीं है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। दिल्ली भारत राज्य का राजधानी क्षेत्र है। 26 जनवरी 1950 से मुख्यमंत्री अभी रेखा गुप्ता जी हैं। रेखा गुप्ता जी बहुत ही महान महिला हैं, तो इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना जी हैं, और विधानसभा एक सदनवाद है। जो है दिल्ली के विधानसभा में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। द्विसदनीय व्यवस्था से मतलब है जैसे बिहार जैसे राज्यों में जो है, बिहार उत्तर प्रदेश जैसे अन्य 6 और राज्यों में जो है द्विसदनीय व्यवस्था है, वहां जो है विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो दिल्ली में सिर्फ विधानसभा है और उसमें 70 सीटें हैं। तो आप लोग कमेंट में कहां कहां और द्विसदनीय व्यवस्था है जो है ये भी बताएं, और दिल्ली एनसीआर को एनसीआर का दर्जा किस संविधान संशोधन के अनुसार मिला है, इसे भी आप लोग कमेंट में लिखें। ये दोनों सवाल आप लोगों के लिए है। इसका जवाब मैं कल के जो है करंट अफेयर्स में दूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब आप लोग पहले ही दे देंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल के तरफ। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रविंद्र कुमार अग्रवाल जी। आगे देखते हैं, तो रविंद्र कुमार अग्रवाल जी किसके स्थान पर आए? तो आशुतोष के स्थान पर जो है रविंद्र कुमार अग्रवाल जी 1997 बैच केरल कैडर के आईएएस हैं। इससे पहले सहकारिता मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे। तो आप लोग रविंद्र कुमार अग्रवाल के बारे में जान लीजिए कि रविंद्र कुमार अग्रवाल जो है आशुतोष के स्थान पे आए हैं और 1997 बैच केरल कैडर के आईएएस हैं। इससे पहले सहकारिता मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव थे। आगे हम लोग देखते हैं, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय खाद्य निगम क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1964 के द्वारा इसे बनाया गया और यह सरकार का सांविधिक निकाय है। ये क्या कहते हैं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1964 आया और उसे पारित करके 1965 में इसकी स्थापना कर दी गई। देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। कार्य एमएसपी पे अनाज खरीदना, भंडारित करना और पीडीएस प्रणाली के माध्यम से वितरित करना। पीडीएस प्रणाली क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है पीडीएस प्रणाली है। जैसे सरकार, पहले हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ सहकारिता पदाधिकारी होते हैं, सहकारिता के लोग होते हैं, उनके द्वारा और आपके यहाँ के पैक्स के माध्यम से जो है आपके अनाज की खरीद बिक्री होती है, और उस खरीद बिक्री को आपके अनाज को खरीदने के बाद उसको सरकार के माध्यम से भंडारित कर लिया जाता है। और भंडारित करने के बाद आप देखते हैं कि आपके यहाँ डीलरों के माध्यम से जो है आपको अनाज जो वितरित किया जाता है वही है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसकी जिम्मेवारी भी भारतीय खाद्य निगम एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। इसका मुख्यालय मेन दिल्ली में है तथा देश के सभी आंचलिक क्षेत्रीय और जिला कार्यालय है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग चौथा खबर देखते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक किसे बनाया गया? तो सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बनाए गए? आप लोगों के सामने है, आप लोग आंसर दीजिए। तो हरपाल सिंह जी, हरपाल सिंह को जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक बनाए गए। ये जो है 29वें महानिदेशक हैं। इनसे पहले रघु श्रीनिवास जी थे। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 7 मई 1960 को होता है। यह रक्षा मंत्रालय का एक संगठन है। यह समवर्ती क्षेत्र में जो है कनेक्टिविटी पे ध्यान रखता है।
जैसे हम लोग देखते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां से दूसरे देश का सीमा शुरू होता है, या फिर हम लोग देखते हैं कि बांग्लादेश के आसपास या फिर चीन और जो है सेवन सिस्टर्स के बीच में जो चिकन नेक है इसके आसपास, तो हम लोग इन सब चीजों को आसपास जो है दुर्लभ रास्ता है, उस रास्ते को जो है ऑर्गेनाइज तरीके से चलाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता होती है, तथा जो है इसके तहत सेना का जो है हर क्षेत्र में मूवमेंट को सुनिश्चित किया जाता है कि भारतीय सेना कभी भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति में देश के कोने तक अपनी पहुंच रखे, कोने कोने तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित कर सके। यही काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का है। तो इसमें जो है 19 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, तथा इसका काम जो है पड़ोसी देश में बुनियादी ढांचे का संचालन करना है। इसे भी हम लोग देख लिए। आगे पांचवा सवाल हम लोग देखते हैं कि 18 से 30 दिसंबर 2025 को भारत और यूएई के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो हम लोग देखते हैं यूएई और भारत के बीच डेजर्ट साइक्लोन जो है अभ्यास को किया जाता है। तो डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास क्या है? तो आप लोग देखते हैं डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास 5 नहीं, मित्र नहीं, ऑपरेशन तूफान नहीं, डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास दूसरा। तो ये दूसरा डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास जो है शुरू किया गया है, ये अबू धाबी में अल हमार ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया गया है। तो ये जो है डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण है। 45 जवान जो है भारत से इसमें शामिल होने गए थे और यूएई की थल सेना भी इसमें शामिल हुई थी। यूएई क्या है? यूएई के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पूर्व मध्य एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा दिहराम है, और जो है राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहान है, और मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो हम लोग आगे छठे न्यूज के तरफ चलते हैं। छठा न्यूज क्या है? तो हम लोग देखते हैं सोजोड मार्जिने को दूसरी बार किस टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया है? सोजोड मार्जिने को महिला फुटबॉल टीम नहीं, महिला शतरंज टीम नहीं, पुरुष क्रिकेट टीम नहीं, महिला हॉकी टीम जो है सजोड मार्जिने को दूसरी बार जो है महिला क्रिकेट टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जो है कोच के रूप में नियुक्त किया गया है दूसरी बार। ये एक बार पहले भी जो है भारतीय महिला टीम को कोच किए, और कोच करने के बाद भारतीय महिला टीम को बहुत फायदा पहुंचा था। तो इसी को देखते हुए दूसरी बार जो है इन्हें बुलाया गया है। हम लोग देखते हैं डी आंसर। और 12वें दक्षिण एशियाई खेल 2016 में स्वर्ण पदक जो है जीता था महिला क्रिकेट टीम ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में चौथा स्थान लाया था। और हम लोग देखते हैं कि मार्जिने जो है 2017 से 21 तक जो है कोच रहे थे। तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि 2017 से 21 तक भी जो है मार्जिने ही कोच रहे थे, और फिर अब 2026 से मार्जिने को ही कोच बनाया गया। मार्जिने नीदरलैंड से हैं। और एक खबर जो आप लोग के लिए विशेष खबर है कि महिला हॉकी टीम का मेजर ध्यानचंद किसे कहा जाता है? तो सुश्री मधु यादव को जो है महिला हॉकी टीम का जो है मेजर ध्यानचंद कहा जाता है। और एक और खबर कि सजोड मार्जिने जो है किसके स्थान पे आए? तो हरेंद्र सिंह के स्थान पे आए। वो निजी कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया हरेंद्र सिंह ने। तो इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। 7वां खबर, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नई दिल्ली में पवित्र पिपरावा अवशेष को जो है अवशेष का अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी 2026 में किया गया। ये अवशेष किस भगवान के जन्मभूमि से जुड़ी हुई है? तो राम भगवान के जन्मभूमि से नहीं, कृष्ण भगवान के जन्मभूमि से नहीं, महावीर के जन्मभूमि से नहीं,
बुद्ध के जन्मभूमि से। पिपरावा जो है कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। और हम लोग देखते हैं कि ये जो है नेपाल के लुम्बिनी, जहां नेपाल के जो है लुम्बिनी से जो है पिपरावा जो है 10 से 15 किलोमीटर दूर है। तो ये जो अवशेष मिला, तो ऐसा माना जाता है कि इस अवशेष का जो है संबंध भगवान बुद्ध के जन्म से है। तो पिपरावा अवशेष का जो है संबंध जो है भगवान बुद्ध के जन्म से है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, खास करके बिहार एग्जामिनेशन के स्टूडेंट, बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन में इसे पूछ दिया जा सकता है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ और पिपरावा यूपी में है। तो यूपी से लुम्बिनी का, यूपी के जो है पिपरावा से लुम्बिनी का दूरी करीब 15-20 किलोमीटर है। तो इसीलिए हाँ, तो बुद्ध की कपिल वस्तु से जुड़ी हुई है, बुद्ध के जन्मभूमि से। पिपरावा यूपी में है, जबकि जो है लुम्बिनी जो है नेपाल में है। और बुद्ध का जो है, बुद्ध ने अपना करीब अपना 29 वर्ष का जीवन काल बचपन से लुम्बिनी में बिताया और आसपास में पिपरावा था तो वहां भी बिताया। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये अवशेष कहाँ से मिला। तो 1998 तथा उसके बाद 1971 और 1975 में खुदाई के दौरान ये मिला था। इस पवित्र अवशेष को खोजा कितने, तो ब्रिटिश इंजीनियर जो थे विलियम क्लैक्सटन जो है, विलियम क्लैक्सटन पेप्पे ने इसको खोजा। और ये जो है 30 जुलाई 2025 को ब्रिटेन से भारत आया 127 वर्षों के बाद इसे भारत लाया गया है। तो 2025 के 30 जुलाई में ये भारत आया है और भारत में अब जो है आम नागरिकों के लिए भी इसे प्रदर्शनी के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खोल दिया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। कुछ जो है इम्पोर्टेंट नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1998 तथा उसके बाद 2 बार खुदाई हुई थी पिपरावा में। तो आप लोग देखते हैं कि पहली बार जो है 1898 में और दूसरी बार 1971 से 1975 की जो है पिपरावा खुदाई के दरमियान वो मिला। और उसके बाद उसे लेकर अंग्रेज अपने साथ ब्रिटेन चले गए। तो जब इसकी मांग बढ़ी, जब लोगों ने को पता चला कि पिपरावा अवशेष और बुद्ध से जुड़ी चीजें ब्रिटेन चला गया, तो मांग के बाद करीब 127 वर्षों के बाद 30 जुलाई 2025 को इसे भारत लाया गया। इसमें जो है पवित्र अस्थियां थी, जिसे माना जाता है कि ये बुद्ध की अस्थियां हो सकती हैं। आभूषण एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ संदेश भी शामिल है। तो इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। नाट्यम के कलाकार उर्मिला सत्यनारायण को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? नृत्य कला निधि, पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर मेजर ध्यानचंद। तो नृत्य कला निधि के पुरस्कार से जो है उर्मिला सत्यनारायण जी को नवाजा गया है। उर्मिला सत्यनारायण भरतनाट्यम कला के कलाकार हैं। इस अवार्ड की घोषणा मार्च 2025 में मद्रास संगीत अकादमी तमिलनाडु के द्वारा किया गया था। यह अकादमी के 19वें वार्षिक नृत्य महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर 3 जनवरी 2026 को दिया गया। कई अवार्ड्स ऐसे होते हैं जिसका जो है नामों का घोषणा पहले ही कर दिया जाता है। जैसे ये अवार्ड है जिसकी नाम का घोषणा 25 मार्च को ही कर दिया गया होगा और अभी जो है 3 जनवरी को ये अवार्ड दिया गया। तो ये रहा, ये इतना सारा न्यूज आपको पुराने न्यूज से रिलेटेड है। तो इसे आप लोग याद करने के लिए सिर्फ सुन लें। ये न्यूज मैं बस इसलिए बनाया ताकि कभी भी आपको किसी भी प्रकार से न्यूज को लेके बार बार रटने की आवश्यकता ना पड़े। ये आपके कान से कम 2 से 3 बार इस तरह का न्यूज गुजर जाए, जिससे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप लोग करंट न्यूज, आज का न्यूज 24 जनवरी का न्यूज आप लोग देखिए। तो आज का दिन में विशेष क्या है, आज का दिन विशेष क्यों है? तो आज जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस है। राष्ट्रीय बालिका दिवस का महत्व क्या है? तो जो है बालिकाओं की समृद्धि को लेके जो है ये बालिकाओं के लिए जो है उनकी
मतलब उनकी स्थिति को और मजबूत करने के लिए, महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे आप लोग याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के साथ ही साथ एक न्यूज और इसी में शामिल कर दिया गया है, सुकन्या समृद्धि योजना। और इसे क्यों शामिल किया गया? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इस वर्ष सुकन्या समृद्धि योजना का 11 वर्ष पूरा होने जा रहा है। तो 11 वर्ष पूरा होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है इस न्यूज को न्यूज बनाया गया। आगे हम लोग जो है देखते हैं, इसको विस्तार से देखेंगे। आपदा का रहस्य, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सल्के के बारे में देखेंगे कि उन्हें जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। आगे हम लोग देखेंगे संस्थागत श्रेणी के ऐतिहासिक संदर्भ, सिक्किम राज्य को राज्य आपदा प्राधिकरण के तहत जो है ये राज्य आपदा प्राधिकरण के तहत जो है अशोक सल्के को पुरस्कार मिला, इसे देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है ग्रासा माशेल को मिला है। ग्रासा माशेल कौन थी, इसके बारे में देखेंगे। ये देखिए, कलादी को जो है, जम्मू कश्मीर के कलादी को जो है जीआई टैग मिला, और जीआई टैग मिलने के बाद और बहुत सारी बातें हुई, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग न्यूज को जो है शुरू से देखना और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो अभी जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, आप लोग इसके हिसाब से जो है जवाब देते जाइए। कि राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। तो जनवरी से रिलेटेड और भी दिवस हैं जिसको हम लोग किसी एक दिन शामिल कर लेंगे। शायद ये मैं मतलब 30 जनवरी को ये भी करवा दूंगा, तो आप लोग चिंता न करें। 24 जनवरी को, आखिरकार 24 जनवरी को ही बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये देख रहे हैं, हमारी प्रधानमंत्री जो हैं शपथ ले रही हैं और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है शपथ दिलवा रहे हैं। तो इसे भी आप लोग देख के इस तस्वीर से समझ गए होंगे कि भारत सरकार के महिला बाल एवं विकास मंत्रालय द्वारा 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। 24 जनवरी का दिन इसीलिए चुना गया क्योंकि 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की पहली प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जो महिला सशक्तिकरण का बड़ा प्रतीक है। तो ये आप उस क्षण का तस्वीर देख सकते हैं जिसमें इंदिरा गांधी जी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रही हैं। और जो है इसी कारण 24 जनवरी 1966 को पहली बार भारत की प्रधानमंत्री के रूप में एक महिला का शपथ लेना महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इसी वजह से हम लोग 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जागरूकता फैलाना है, महिलाओं में समान अवसर। हम लोग देखते हैं कि आज भी देश के बहुत सारे जगहों पे महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है, समान शिक्षा का अवसर नहीं मिल रहा है। तो जब हम लोगों के सरकार के माध्यम से जब इस प्रकार की जो है कार्यक्रम का शुरुआत होता है, तो इससे लोगों में जागरूकता फैलती है। चुनौतियों का सामना करना, भ्रूण हत्या से जो है, ताकि जो है भारत के जो लोग जो ऐसा समझते हैं कि बेटियों का जो है जन्म ठीक नहीं है, वैसे लोगों को इन सब चीजों से जो है जागरूकता हो और भ्रूण हत्या पर भी रोक लगे। तो आप लोगों ने पहला खबर देख लिया आज का। दूसरा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से रिलेटेड है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार वर्ष 2026 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हम लोग देखते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सल्के को जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से नवाजा गया। यही लेफ्टिनेंट जो है कर्नल अशोक सल्के हैं। तो इनको आप लोग देख लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कि जो है पुरस्कार के विजेता कौन है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सल्के। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है आपदा प्रबंधन पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। जो है
23 जनवरी 2026 यानी कल जो है 23 जनवरी को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। आप लोग इसे भी याद कर लें, देख के सॉरी कमेंट में आंसर दें कि 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। तो इसे आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी लिखना शुरू करिए। अभूतपूर्व कार्य उन्होंने जुलाई 2024 में केरल के वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन के दौरान बचाव कार्यों को नेतृत्व किया और इसी नेतृत्व के दरमियान एक जो है पोर्टेबल ब्रिज को बनाया। मात्र कुछ ही घंटों में 190 फीट लंबा जो है बेली ब्रिज तैयार किया था। इस पुल के माध्यम से जो है पोर्टेबल ब्रिज इतनी जल्दी बना के जो है मदद के लिए पहुंचाने में लोगों की मदद की। तो इसके लिए ही इन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से नवाजा गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो आप लोग इसको ध्यान में रखें। पुरस्कार की राशि 5 लाख और एक प्रमाण पत्र था। इसको जो है संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों श्रेणी में दिया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि संस्थागत रूप से जो है यह पुरस्कार किसे मिला, तो संस्थागत रूप से यह पुरस्कार लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सल्के को मिला तथा यही पुरस्कार इसी वर्ष संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SSDMA को दिया गया। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है किसे किसे मिला, तो एक व्यक्तिगत रूप से जो है अशोक सल्के को मिला, अशोक सल्के को दिया गया। और दूसरे नंबर पे देखते हैं कि संस्थागत रूप से ये पुरस्कार एक संस्था के रूप में ये पुरस्कार जो है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन को दिया गया। वहीं हम लोग देखते हैं कि 2025 में ये पुरस्कार किसी को व्यक्तिगत रूप से तो नहीं दिया गया, लेकिन जो है संस्था के रूप में ये पुरस्कार पिछली बार जो है 2025 में ये पुरस्कार जो है इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस INCOIS को दिया गया था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि 2025 में अगर पूछ दे कि व्यक्तिगत रूप से किसे पुरस्कार दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार, तो किसी को नहीं दिया गया था, लेकिन संस्थागत रूप से INCOIS इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग अगला न्यूज देखते हैं। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार जो शांति के क्षेत्र में और भी जो है कार्य के लिए दिया जाता है, उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के विकास के काम के लिए, आदि आदि चीजों के लिए ये दिया जाता है। तो इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 के लिए चुनी गई गारसा मासेल का मुख्य रूप से किस देश से संबंध है, तो गारसा मासेल कहाँ से हैं, मोजाम्बिक से हैं। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखें, ये गारसा मासेल जी हैं। इन्हें 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण पुरस्कार मिला, जो कि 21 जनवरी को इन्हें दे दिया गया। ये एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो मोजाम्बिक के प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता और मानवतावादी ग्रासा मासेल को प्रदान किया गया। आगे हम लोग देखते हैं ग्रासा मासेल के बारे में मुख्य जानकारी। तो इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण और मानवीय कार्य में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मोजाम्बिक की पहली शिक्षा मंत्री, संस्कृति मंत्री रही। तो इसे भी आप लोग देख लेंगे। इनका संबंध नेल्सन मंडेला और जो है नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे उनसे भी था, उनकी पत्नी थी, तथा वह मोजाम्बिक के पूर्व राष्ट्रपति मासेल जो है पूर्व राष्ट्रपति मासेल की विधवा थी। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखें कि मोजाम्बिक के जो पूर्व राष्ट्रपति थे
समोरा मासेल की विधवा थी, और नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, उनकी भी पत्नी है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर पुरस्कार के बारे में विवरण दिया जाए तो पुरस्कार की राशि 1 करोड़ रुपया है। यह जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से ये पुरस्कार दिया जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट 1986 में बना था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। पिछला विजेता 2024 में मिशेल बैचलेट हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखने योग्य है कि ये पुरस्कार इनके पति नेल्सन मंडेला को भी मिला था, तो आप लोग इसे भी ध्यान रख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कलादी व्यंजन के बारे में। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त कलादी व्यंजन जम्मू कश्मीर के किस जिले से संबंधित है? तो जम्मू, श्रीनगर, कठुआ नहीं, उधमपुर जिला। तो जीआई टैग प्राप्त क्या होता है? ग्लोबल आइडेंटिटीज के बारे में क्या समझते हैं आप लोग कि किसी भी क्षेत्रीय स्थान का कोई भी विशेष प्रकार का भोज्य पदार्थ जो अभी तक विश्व के अन्य जगहों पर अपना पहचान नहीं पा सका है, उसे जो है सरकारों के माध्यम से जो है संगठनों के माध्यम से जीआई टैग दिया जाता है, और ये बताया जाता है जीआई टैग के माध्यम से कि इस भोज्य पदार्थ का, इस खाने योग्य पदार्थ का या अन्य पदार्थ का जो जिसका उत्पादन इस विशेष क्षेत्र में होता है, तो इसका गुण, ये जो इसकी जो है प्रमुखता, जो मान लीजिए कि कलादी व्यंजन है, तो ऐसा कहा जाता है जीआई टैग के माध्यम से अगर ये उधमपुर में बनता है और उधमपुर के खास चीजों से ही बनता है, तभी इसकी जो है वो प्रमुखता रह पाएगी। कहीं और इसको बना लेने से, कहीं भी इसका उत्पादन शुरू हो जाने से इसमें जो असली गुण है वो नहीं मिल पाएगा, इसीलिए उस जीआई टैग दिया जाता है। और ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जो है इस जो है कलादी व्यंजन को अब आधुनिक तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है। अपग्रेड करने से क्या मतलब है कि इसको जो है ये एक प्रकार का पनीर वाला चीज है। जैसे दूध को फाड़ते हैं हम लोग, पनीर से बनाते हैं, तो उसी तरह का चीज है। इस दूध को फाड़ने के बाद एक प्रकार की टिक्की बनाई जाती है जो विशेष रूप से बनाई जाती है। तो अब जो है ओडीओपी के माध्यम से ये कोशिश किया जा रहा है कि इस व्यंजन में अब कुछ ऐसी चीजों का विकास किया जाए ताकि इसका लाइफ लंबा चल सके। इसमें जो है लंबे समय तक इसको प्रिजर्व कैसे रखा जाए, इन सब चीजों को लेके अब इस पे काम चल रहा है ओडीओपी के माध्यम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से। आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ सेल्फ लाइफ को बढ़ाना है, क्योंकि कलादी एक पारंपरिक रूप से जो है ताजा डेयरी उत्पाद है, 1 से 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाता है। तो ऐसी स्थिति में इसे अन्य राज्य, अन्य देश और जो है विश्व के कोने तक में कैसे भेजा जाएगा, तो इसी चीज के लिए इसमें अब जो है इसको अपडेट करने की बात की जा रही है, तो इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ है। तो इससे रिलेटेड भी जीआई टैग किन किन कहां के खाद्य पदार्थों को प्राप्त है, और खास तौर पे बिहार के किन किन चीजों को जीआई टैग प्राप्त है, इसको लेकर भी जल्द ही वीडियो आएगा, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं आगे का खबर जो है। आगे एक सवाल और देख लीजिए कि उधमपुर के प्रसिद्ध कलादी को ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल के तहत वैज्ञानिक रूप से उन्नत करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसके स्वाद को पूरी तरह बदलना। अगर उसका स्वाद बदल जाएगा तो फिर उस चीज का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सेल्फ लाइफ, खराब ना होने की अवधि को बढ़ाना, यही। हाँ, आप लोगों ने देखा कि 1 से 2 दिन की मात्र लाइफ है, तो ऐसी स्थिति में अन्य जगह पर उस पदार्थ को नहीं पहुंचाया जा सकता है। केवल विदेशी रसायनों से तैयार करना गलत। इसके पारंपरिक डोगरा नाम को बदलना गलत। तो कलादी व्यंजन का पारंपरिक पुराना नाम डोगरा है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मूल स्थान कलादी जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पाया जाता है। और इसका जो है वैज्ञानिक क्या इसमें कर रहे हैं लोग, तो वो भी मैं बता दिया कि इसमें जो है इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए बात चल रही है, जो कि आज के खबर का विषय है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अभी तक हम लोग जितना न्यूज देखे उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सल्के ने वायनाड में किस स्थान पर जो है रिकॉर्ड समय में बेली ब्रिज का निर्माण किया था? तो आप लोग इसे देख ले, इसे देख लें। आगे दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है 2026 के लिए संस्थागत श्रेणी के तहत यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यह पुरस्कार यानी सुभाष चंद्र बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 संस्थागत के लिए किसे प्रदान किया गया? आप लोग इसे भी देख लीजिए। जवाब आप लोग कमेंट में 1-2 करके लिख दीजिएगा, या फिर मैं अभी बता ही दूंगा। पहले आप लोग एक नजर में ये देख लीजिए। कर्नल सल्के भारतीय सेना के किस कोर में सेवारत हैं? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष किस तिथि को की जाती है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 गारसा मासले किस मुल्क की निवासी हैं? आप लोगों को बता दिया गया है। गारसा मासेल के नाम कौन सा एकमात्र विश्व रिकॉर्ड दर्ज है? इसे भी आप लोग देख लीजिए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के विजेता के तहत कितना नगद राशि दिया जाता है? बता दिया हूं। कलादी जीआई टैग ओडीपी पहल जीआई टैग व्यंजन जम्मू कश्मीर के किस जिले से है? इसे भी आप लोगों ने देख लिया। ओडीपी के तहत कलादी को वैज्ञानिक रूप से उन्नत करने का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसे भी आप लोगों ने देखा। कलादी की किस समुदाय के प्रारंभिक खाद्य संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा है? इसे भी आप लोगों ने देखा। तो अब क्वेश्चन लगभग इससे रिलेटेड खत्म हो गया, तो आप लोग जवाब ढूंढ चुके होंगे। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार चूड़ामाला। संस्थागत श्रेणी के लिए यह पुरस्कार सिक्किम को दिया गया। इसे भी आप लोग। कर्नल सल्के भारतीय कोर सेवारत हैं, कहाँ है? आर्मी मेडिकल कोर, सिग्नल कोर, कोर ऑफ इंजीनियर्स, आर्मी सप्लाई कोर। शायद इसमें इसका आंसर हम लोग बाद में देखेंगे, तो इसको छोड़ दीजिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष किस तिथि को की जाती है? 23 जनवरी को। और 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो सवाल मैंने पीछे पूछा था। वर्ष 2025 गारसा मासेल मूल निवासी कहाँ से हैं? तो मोजाम्बिक से। गारसा मासेल का के नाम कौन सा विश्व रिकॉर्ड दर्ज है? सबसे युवा नोबेल विजेता होना, देश
3 देशों की नागरिकता होना, अलग अलग देश 2 देशों की प्रथम महिला होना। तो अलग अलग 2 देशों की प्रथम महिला होना मैंने बताया कि ये जो है मोजाम्बिक के राष्ट्रपति की पत्नी रही थी और फिर इनका विवाह जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से भी हो गया। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के तहत विजेता को कितनी राशि, नगद राशि दी जाती है? तो 1 करोड़। हालांकि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त कलाडी व्यंजन जम्मू कश्मीर के किस जिले से है? तो उधमपुर जिले से। ओडीपी के तहत कलादी को वैज्ञानिक रूप से उन्नत करना प्राथमिक लक्ष्य क्या है? उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाना। और कलादी किस समुदाय के पारंपरिक संस्कृति अनिवार्य है? तो डोगरा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग इंडो पैसिफिक ओशियन के बारे में, इंडो पैसिफिक ओशियन इनएक्टिव जो है इसमें जो है हम लोग देखते हैं कि एक देश अभी शामिल हुआ है औपचारिक रूप से। तो इसके बारे में पहला इसका सवाल देखते हैं। IPOI के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण का प्रबंधन स्तंभ क्या है? तो प्रबंधन स्तंभ क्या है? समुद्र में तेल के दामों को नियंत्रित करना नहीं, नए द्वीपों का निर्माण करना नहीं, प्राकृतिक आपदाओं के समय मिलकर सहायता करना, समुद्री युद्ध की तैयारी करना नहीं। प्राकृतिक आपदा के समय मिलकर तैयारी करना। तो असल में इंडो पैसिफिक, ये आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया और स्पेन के बीच में जो है ये समझौता अभी अभी हुआ है। जो है स्पेन जो है इंडो पैसिफिक ओशियंस जो है इनएक्टिविटी में अपनी सदस्यता हासिल की है। तो इसको लेके आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है स्पेन के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री आपस में साथ में खड़े हैं। तो हाल ही में 21 जनवरी 2026 को औपचारिक रूप से इंडो पैसिफिक ओशन इनएक्टिविटी को ज्वाइन किया। कौन? तो स्पेन ने। यह भारत द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल थी। तो ये भारत द्वारा शुरू किया गया पहल है इंडो पैसिफिक ओशियन कनेक्टिविटी। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यह एक शैक्षणिक गैर संधि आधारित ढांचा है। इसमें किसी के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाता है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसका काम समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री संसाधन एवं क्षमताओं का ध्यान रखना होता है। आपदा प्रबंधन के समय जोखिम का न्यूनीकरण देशों की सहायता से कैसे हो, विज्ञान एवं तकनीकी सहयोग इनके सहयोगी देशों से मांग के बनाया जाता है। स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुएल अल्वारेस जो है 2026 में नई दिल्ली के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ जो है औपचारिक घोषणा कर दिया कि वो जो है अब ये क्या कहते हैं, हाँ, IPOI में शामिल होंगे। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला हम लोगों का जो है न्यूज होगा लंबाडा समुदाय के बारे में। तो लंबाडा समुदाय के बारे में क्या हुआ कि ये जो है मूल रूप से राजस्थानी लंबाडा समुदाय जो कि दक्षिण में जाके बाद में भारत के दक्षिण में बसा, जिसे जो है SC/ST का दर्जा प्राप्त है। तो अब जो है दक्षिण भारत के राज्यों के लोगों के द्वारा ये बात उठने लगी, तेलंगाना के जो है आदिवासियों के द्वारा। तेलंगाना के मूल आदिवासी जो थे उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं, लंबाडा समुदाय के लोग हैं, इन लोगों को जो है ST का दर्जा मिला हुआ है और इसके माध्यम से ये लोग जो है तेलंगाना का जो है लगभग जितना भी आरक्षित सीट है इस पे कब्जा कर लेते हैं, जबकि इनकी स्थिति अब यहाँ ठीक है। तो इनको अब ST के दर्जा से हटाया जाए। तो इसीलिए लंबाडा समुदाय जो है चर्चे में है। और आगे हम लोग देखते हैं वर्तमान स्थिति जो है क्या है। वर्तमान में लंबाडा समुदाय विशेष रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई हुआ था हाल ही में। सुप्रीम कोर्ट तेलंगाना के लंबाडा समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में बनाए रखने के दशकों पुराने विवाद को फिर से शुरू किया है।
इसमें जो है तेलंगाना के मूल निवासी जैसे गोंड, कोमल, कोलम, कोया जैसे समुदाय जो है लंबाडा को जो है एसटी समुदाय से हटाने की का आग्रह कर रहा है। ये जो है उनका कहना है कि लंबाडा मूल रूप से राजस्थान के हैं। उन्हें उन्हें जो है 1976 में बिना उचित वैज्ञानिक जांच के इस समुदाय में एसटी समुदाय में शामिल किया गया, तो इसकी आवश्यकता नहीं थी इनको। तो इन चीजों को लेके जो है चर्चा का विषय बना हुआ है लंबाडा समुदाय। लंबाडा समुदाय को लेके जो है ये चर्चा है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। लंबाडा समुदाय मूल रूप से राजस्थानी समुदाय है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इस तरह की बातें चल रही है कि अब जो है इन्हें एसटी समुदाय से हटाया जाए। अगला खबर है लोकायान। लोकायान 26 नौसेना एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वैश्विक समुद्री अभियान अभी शुरू किया गया है। तो लोकायान क्या है? इसकी शुरुआत 20 जनवरी 2026 को हुई। अभियान का परिचय, यह जहाज अभियान है। यह अभियान नौसेना एक स्वदेशी सेल ट्रेनिंग शिप जो है आईएनएस सुदर्शनी के माध्यम से द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसकी अवधि 10 महीने तक लंबा अवधि होगा और ये 10 महीने में अलग अलग देशों के पोर्ट को घूमेगा। यह इस दौरान जहाज 22,000 नॉटिकल मील की दूरी तय करेगा। विस्तार, यह 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाहों पर रुकेगा। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन किसके द्वारा जो है तय किया जाएगा। तो आईएनएस सुदर्शनी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। आईएनएस सुदर्शनी के द्वारा 10 महीने लंबा जो है अवधि में ये कार्य किया जाएगा। इस दौरान 22,000 नॉटिकल मील की दूरी तय किया जाएगा। 13 देश और 18 बंदरगाहों पर ये जो है मिशन में जो जहाज निकलेगा वो रुकते हुए आगे बढ़ेगा। ये जो है समुद्री कूटनीति को लेके है। इसमें इतनी लंबी लंबी बात है जो कि आप लोग के 1 डे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ये जो है लंबे आंसर के लिए है, तो इस पे ध्यान नहीं देंगे हम लोग। हालांकि बता दें कि इससे यही लिखा हुआ है कि इसमें जो है अन्य देशों से जो है नौसेना के प्रति जो है एक अच्छा मैसेज जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में मैंने बताया कि आज लगभग 22 जनवरी 2015 को इसकी प्रारंभ हुई थी और अभी जो है इस बार के 22 जनवरी को इसका 11वां वर्ष पूरा हुआ, इसीलिए ये न्यूज में है। पहले इसकी न्यूनतम जमा राशि 1,000 हुआ करती थी, तो बाद में सरकार ने इसे मात्र 250 रुपया कर दिया गया, ताकि देश के ज्यादा से ज्यादा लोग सुकन्या योजना में भाग ले सके। तो इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके लॉन्च की तारीख है 22 जनवरी 2015। अभी तक कुल 11 वर्ष हो गया। ब्याज दर जो है 8.2% जो है मिलता है। महिलाओं के शिक्षा विवाह के खर्च के लिए ये किया जा रहा है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं ECI नेट। ECI नेट क्या है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है ये चलाया जा रहा है, तो ECI नेट को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ECI नेट के द्वारा जो है ECI नेट का सीधा संबंधन भारत के निर्वाचन आयोग से है। भारत के निर्वाचन आयोग से। तो कई बार पूछा जाएगा कि एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि ECI नेट 2.0 का जो है अभी उद्घाटन हुआ है दिल्ली में, तो इसका संबंध किससे है? तो ECI नेट का संबंध भारत के निर्वाचन आयोग से है। ये एक निर्वाचन आयोग का अपना पर्सनल पोर्टल है। इस पे निर्वाचन आयोग अपना जो है अपनी जानकारियों को सुरक्षित रखता है। भारत जैसा देश जो कि इतना बड़ा देश है, वो चुनाव के दरमियान ऐसी जानकारी जो उनको सुरक्षित रखना होता है, उसके लिए वो इस पोर्टल का प्रयोग करता है। तो ECI नेट भारत निर्वाचन आयोग का एक बंद और सुरक्षित नेटवर्क है। इसे मुख्य रूप से चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है? यह सुरक्षित डेटा संचार
पर ध्यान देता है, मतदाता सूची का प्रबंधन करता है, चुनाव के परिणाम को जो है देखता है। तो आप लोग इसे भी देख लेंगे। तो ये खबर है ईसीआई के ईसीआई के नेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? चुनाव आयोग के मुख्यालय और राज्य के चुनावी कार्यालय के बीच सुरक्षित संचार सुनिश्चित करना, राजनीति के लिए विज्ञापन प्लेटफॉर्म देना, गलत बात, आम जनता के लिए हाई स्पीड इंटरनेट करना नहीं, विदेशी दूतावासों के साथ डेटा साझा करना नहीं। ये चुनावों के दरमियान, जब चुनाव हो रहा है तो उसके दरमियान डेटा को सुरक्षित रखने की बात है। ईसीआई नेट के माध्यम से कौन सा कार्य मुख्य रूप से किया जाता है? मतदाता सूची का प्रबंधन और अपडेशन, उम्मीदवारों को ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करना, सोशल मीडिया पर चुनाव का प्रचार करना, मतदान केंद्रों को मुफ्त वाईफाई देना नहीं। मतदाता सूची का प्रबंधन, तो इसी तरह का काम है ईसीआई नेट 2.0। ईसीआई नेट 2.0 आधुनिक तकनीक के रूप में किस पर अधिक ध्यान दिया है? तो सार्वजनिक कॉमर्स सेवाएं पर, ऑनलाइन गेमिंग फीचर्स पे, वीडियो स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन पे, साइबर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ईसीआई नेट के माध्यम से जो है साइबर आधारित जितनी भी चीज हो रही है, वो चाह रहे हैं कि चुनावी डेटा इधर उधर ना हो, तो इसीलिए तो इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है। तो इसे भी हम लोग ध्यान देंगे। आगे हम लोग देखते हैं ईसीआई नेट किस प्रकार का नेटवर्क का उदाहरण है? पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट, ओपन सोर्स सोशल नेटवर्क, कमर्शियल ब्रॉडबैंड सेवा, क्लोज्ड यूज ग्रुप के लिए, कि कुछ ही लोग जो है इसमें इंटर कर सकते हैं, कुछ ही लोग इसमें जो है शामिल हो सकते हैं, ताकि डेटा सुरक्षित रहे। जिसके पास उसमें शामिल होने की अनुमति हो, वही लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। अगला खबर है राष्ट्रपति पुलिस कॉलर पुरस्कार, प्रेसिडेंट पुलिस कॉलर पुरस्कार इस बार किसे मिला है? तो सिक्किम पुलिस को इस बार पुलिस कॉलर पुरस्कार मिला है। इस हाल ही में 22 जनवरी को यह घोषणा की गई कि सिक्किम जिले को इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा जाएगा। महत्व, सिक्किम पुलिस यह गौरव हासिल करने वाली जो है 15वीं राज्य पुलिस बन गई है। उत्तर जो है असम, त्रिपुरा के बाद सम्मान पाने वाला सिक्किम तीसरा राज्य है। इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि पूर्वोत्तर का अभी तक 3 राज्य को जो है ये पुरस्कार मिल चुका है। आगे हम लोग देखते हैं कि 2024 में ये पुरस्कार जो है 15 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया था। किसको? छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला था। तो इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। और यह पुरस्कार सरकार के द्वारा और सरकार के राष्ट्रपति और सरकार तथा राष्ट्र के केंद्रीय मंत्री के द्वारा दिया जाता है। तो इन सब न्यूज को हम लोग देख लिए, और इससे आधारित जो है करेंट अफेयर्स को भी हम लोग आज के क्लास में, आज ही करेंट अफेयर्स आज जो जितना पढ़े उससे रिलेटेड जितना भी फैक्ट्स है और जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसको भी हम लोग आज जो है देखेंगे। हमारा सीरीज जो 11 बजे से शुरू होगा, तो 11 बजे से वाले सीरीज में जो है बिहार स्पेशल का पहला चैप्टर, हिस्ट्री का पहला चैप्टर और पॉलिटी के पहले चैप्टर से और करेंट अफेयर्स आज के इतने सब मिला के करीब 150 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि लाइव क्लासेस में जुड़िए। अगर आप जुड़ते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस वीडियो के खत्म होते ही आपको इस न्यूज से रिलेटेड एआई द्वारा रिकैप भी मिल जाएगा, तो आप लोग उसे भी देख लें, इससे आपको लाभ मिलेगा। मिलते हैं अगली करेंट अफेयर्स के साथ कल। बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिक जो अंधेरे में पुल बना देता है, एक पनीर जिसे दुनिया भर में पहचान मिल रही है, और एक समुदाय जो अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है। ये भारत की कुछ ऐसी झलकियां हैं जो हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाती हैं कि आखिर ये सब मिलकर एक देश की कैसी तस्वीर बनाते हैं। आज के हमारे विश्लेषण में हम इन्हीं कहानियों को जोड़कर देखेंगे।
तो आज हम 5 अलग-अलग हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे नायकों के सम्मान से, फिर कलाड़ी पनीर की विरासत को जानेंगे, लंबाड़ा समुदाय की पहचान से जुड़े सवाल को समझेंगे, भारत के भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिशों पर गौर करेंगे और आखिर में सिक्किम की कुछ खास उपलब्धियों पर नजर डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, नायकों का सम्मान। हम कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनका काम हमें याद दिलाता है कि एक असाधारण असर डालने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। सोचिए जरा, एक हीरो को क्या चीज हीरो बनाती है? क्या किसी संकट में दिखाया गया हौसला या फिर पूरी जिंदगी की गई सेवा? यही सवाल हमें 2 बहुत अलग लेकिन उतने ही प्रभावशाली अवार्ड विनर्स की कहानियों तक ले जाता है। ये 2 अवार्ड्स हीरोइज्म के 2 अलग-अलग चेहरों को दिखाते हैं। एक तरफ है सुभाष चंद्र बोस अवार्ड, जो किसी आपदा के वक्त तुरंत और हिम्मत से लिए गए एक्शन का सम्मान करता है, और दूसरी तरफ है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, जो दशकों तक शांति और विकास के लिए किए गए लगातार प्रयासों को पहचान देता है। अब ये जो कहानी है, ये सच में कमाल है। लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को 2024 के वायनाड लैंडस्लाइड में उनके काम के लिए यह अवार्ड मिला। जरा सोचकर देखिए, रात का अंधेरा और सिर्फ 4 घंटे के अंदर उन्होंने एक 190 फुट लंबा बेली ब्रिज, मतलब एक तरह का पोर्टेबल पुल बनाकर तैयार कर दिया। इसी एक पुल के वजह से फंसे हुए गांव तक मदद पहुंच पाई। वाकई ये एक अविश्वसनीय काम था। 2 अलग-अलग देशों की फर्स्ट लेडी बनने वाली दुनिया की एकमात्र महिला, ये लाइन अपने आप में ही असाधारण है, और ये हमें ग्रासा माशेल के जबरदस्त जीवन से मिलवाती है, जिनकी कहानी सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है। ग्रासा माशेल को 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार उनके दशकों लंबे मानवीय कार्यों के लिए दिया गया है। वो मोजाम्बिक की पहली शिक्षा और संस्कृति मंत्री थीं। उन्होंने यूएन की एक बहुत ही ज़रूरी स्टडी को लीड किया था, जो बच्चों पर युद्ध के असर के बारे में थी, और उनकी पर्सनल स्टोरी भी उतनी ही असाधारण है। वो मोजाम्बिक के राष्ट्रपति समोरा माशेल और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला दोनों की पत्नी रहीं। हीरोज के सम्मान के बाद अब हम एक बिल्कुल अलग तरह की विरासत की बात करते हैं, वो विरासत जो स्वाद में बसी है। हम चल रहे हैं जम्मू कलाड़ी को जानने, जो एक पारंपरिक पनीर है और अब एक मॉडर्न अवतार ले रहा है। तो ये कलाड़ी बनता कैसे है? इसका तरीका बड़ा ही अनोखा है। सबसे पहले गाढ़े कच्चे दूध को फाड़कर एक ठोस गोला बनाया जाता है, फिर उसे शेप देकर धूप में सुखाते हैं, जिससे उसकी बाहरी परत एकदम सख्त हो जाती है, और आखिर में इसे पैन में फ्राई किया जाता है, जब तक ये बाहर से सुनहरा और क्रिस्पी और अंदर से नरम और रेशेदार ना हो जाए। तो हाल ही में हुआ ये है कि कलाड़ी को मिला है जीआई टैग। अब ये जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का सर्टिफिकेट है, जो बताता है कि कोई प्रोडक्ट किसी खास जगह का है और उसकी क्वालिटी उसी जगह की वजह से है। ये कलाड़ी की पहचान को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो इसका बड़ा मकसद क्या है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम के तहत इरादा सिर्फ इसे लोकल मार्केट तक रखने का नहीं है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। उधमपुर की कलाड़ी को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना, ठीक वैसे ही जैसे इटली का मोज़रेला चीज पूरी दुनिया में फेमस है। स्वाद और विरासत से अब हम एक बहुत ही कह सकते हैं संवेदनशील और जरूरी मुद्दे पर आते हैं। ये कहानी है लंबाड़ा समुदाय की, जिनकी विरासत और कानूनी दर्जे को लेकर दशकों से चल रही बहस अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। जैसा कि इस तस्वीर में देखा जा सकता है, लंबाड़ा समुदाय की संस्कृति बहुत ही वाइब्रेंट है, जो उनके पहनावे से भी झलकती है। इससे पहले कि हम इस पूरे विवाद की कानूनी बारीकियों में जाएं, ये याद रखना जरूरी है कि इस कहानी के केंद्र में लोग हैं और उनकी विरासत है। तो अब इस विवाद के दोनों पक्षों को समझते हैं। आदिवासी समूहों का तर्क ये है कि लंबाड़ा समुदाय, जो मूल रूप से राजस्थान के हैं, उन्हें 1976 में बिना सही प्रक्रिया के अनुसूचित जनजाति यानी एसटी लिस्ट में डाल दिया गया था, और अब वो आरक्षण का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले रहे हैं। वहीं लंबाड़ा समुदाय का कहना है कि वो दशकों से इस इलाके में रह रहे हैं और उन्हें ये दर्जा एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही मिला है। इस पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। मध्यकाल में ये समुदाय राजस्थान में घुमंतू व्यापारी हुआ करते थे। फिर 1976 में इन्हें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल किया गया, और अब जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट उनके इस दर्जे पर फिर से विचार करने के लिए सुनवाई शुरू करने वाला है। तो एक तरफ जहां कानूनी सवाल समुदायों की पहचान तय कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी देश का भविष्य सुरक्षित कर रही हैं। अब हम ये देखेंगे कि भारत कैसे अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और समुद्री सीमाओं दोनों को मजबूत कर रहा है। तो ये ई-सी नेट 2.0 क्या है? सुनने में काफी टेक्निकल लगता है ना?
पर आसान भाषा में समझें तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपना एक प्राइवेट और सुपर सिक्योर डिजिटल नेटवर्क है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां करोड़ों लोग वोट देते हैं, ये नेटवर्क पूरी चुनावी प्रक्रिया को साफ सुथरा और सुरक्षित रखने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो इस नए सिस्टम में क्या खास है? ये पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और सेफ है। इसमें मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल हो रहा है। ये वोटर लिस्ट को सिक्योर तरीके से अपडेट करता है, फर्जी वोटिंग और डेटा लीक से बचाता है, और ये भी सुनिश्चित करता है कि चुनाव के नतीजे सुरक्षित तरीके से ट्रांसमिट हो। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी तो देश के अंदर डेमोक्रेसी को सिक्योर कर रही है, पर देश के बाहर भारत अपने पार्टनरशिप को कैसे मजबूत कर रहा है? इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव या IPOI। ये भारत के नेतृत्व में बना एक गठबंधन है जिसका मकसद समुद्री सुरक्षा और सहयोग बढ़ाना है। और देखिए, हाल ही में जनवरी 2026 में स्पेन भी इसका हिस्सा बन गया, जो दिखाता है कि इस क्षेत्र में भारत की रणनीतिक साझेदारी अब यूरोप तक फैल रही है। चलिए, अब इन बड़ी बड़ी रणनीतियों से हटकर एक छोटे से राज्य की बड़ी बड़ी उपलब्धियों पर नजर डालते हैं। हमारे विश्लेषण के आखिरी पड़ाव में हम चल रहे हैं सिक्किम, एक ऐसा राज्य जो साइज में भले ही छोटा हो पर मिसालें कायम करने में बहुत आगे है। हाल ही में जनवरी 2026 में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से नवाजा गया, और ये कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं है। ये किसी भी पुलिस फोर्स के लिए भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, जो उनकी बहादुरी और सेवा को सलाम करता है। और जब हम सिक्किम के रिकॉर्ड को देखते हैं ना, तो ये सम्मान कोई हैरानी की बात नहीं लगती। सोचिए, ये भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य है, पहला प्लास्टिक मुक्त राज्य और पहला खुले में शौच से मुक्त राज्य भी। ये राज्य लगातार देश के लिए नए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। तो एक स्थानीय पनीर से लेकर एक वैश्विक गठबंधन तक, ये जो अलग अलग तस्वीरें हमने देखी, ये एक गतिशील राष्ट्र के बारे में आखिर बताती क्या हैं? शायद यही कि भारत की कहानी एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं जो एक साथ चल रही हैं, परंपरा की, पहचान की, टेक्नोलॉजी की और रणनीति की। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इन सभी घटनाओं को